नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आज आप बिल्कुल नए फ्रेम में देख रहे हैं और हमारे सामने जो बैठी हुई हैं उनका नाम है निहारिका जिंदल। और निहारिका भारत में पत्रकार नहीं है और फ्रांस में रहती हैं। और भारत और फ्रांस का रिश्ता इन दिनों आप जानते ही हैं राफेल की वजह से कितना ज्यादा जुड़ जाता है। ऐसे में एक भारतीय के नजरिए से हम क्या सोचते हैं वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक ऐसा भारतीय जो फ्रांस में रहता है, दोनों देशों के बीच जिनका आना जाना है, गहरे ताल्लुकात हैं, वो लोग कैसे सोचते हैं और फ्रांस का मीडिया राफेल को कैसे देखता है, क्या आरोप प्रत्यारोप है। अभी खबर छपी थी कि फ्रांस की राफेल की डील में घूस खाई गई है और वो घूस एक भारतीय के जरिए दी गई। वहां के एक अखबार ने इसका खुलासा किया जिस पर बहुत लंबा चौड़ा रिसर्च निहारिका ने किया है। पिछले 3 दिनों से वो लगातार पढ़ रही हैं और मुझे हैरानी है कि एक बातचीत के लिए कोई इतनी तैयारी कैसे कर सकता है। तो मैं यहीं से बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं कि निहारिका, आपने कितनी तैयारी की है, क्या क्या पढ़ डाला है हमारे दर्शकों को राफेल समझाने के लिए। एक्चुअली राफेल मुद्दा भारत में उतना गर्म नहीं हो पाया जितना कि गर्मी यहाँ पर दिखाई दी मुझे, पहली बात ये। और विशेषकर सरकारी महकमों में जो अभी दोबारा से उसमें शुरुआत अभी से करते हैं कि अभी लेटेस्ट क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्यों हम दोबारा से राफेल की बात कर रहे हैं। तो अभी हाल में ही ये हुआ, एक न्यूज पोर्टल है मीडिया पार्ट, उसने एक राफेल पेपर्स करके एक सीरीज ऑफ आर्टिकल निकाला जिसको मतलब बहुत छोटी खबर के तौर पर अगर मुझे भारत याद आ रहा हो, मीडिया पार्ट वही वेबसाइट है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर, ऑब्जेक्शंस के आधार पर वहां जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हुई। एक्चुअली मीडिया पार्ट को हम जान लेते हैं थोड़ा सा, मीडिया पार्ट क्या है। मीडिया पार्ट एक न्यूज पोर्टल है जो कि 2008 में शुरू हुआ, जब लोगों के हाथ में फेसबुक और सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी में एंटर होना शुरू हुआ। और एक रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई कि एक फ्रेंच व्यक्ति लगभग 3 घंटे सोशल मीडिया के साथ बिताता है एवरेज। हाँ, तो इसकी जरूरत समझी गई। और ये वो दौर भी था कि जब फ्रेंच प्रेस धीमे धीमे पूंजीपतियों के आधिपत्य में आ रही थी और एक लिबरल सोच वाले जो पत्रकार थे वो थोड़ा घुटा हुआ महसूस करने लगे थे। तो इस टाइम पीरियड में एक लेमोंड, जो यहाँ का बहुत रेपुटेटेड अखबार है, लेमोंड के जो एडिटर थे, उन्होंने वो अपना काम छोड़कर एक इंडिपेंडेंट न्यूज पोर्टल शुरू किया जिसका नाम मीडिया पार्ट था, जो एडवी प्लेनल उनको कहते हैं, एडवी प्लेनल काफी नामी पत्रकार है। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ काफी नाम इससे जुड़े इस न्यूज पोर्टल से। और इसको मतलब ये पोर्टल लाइमलाइट में तब आया जब ये शुरू से ही आ गया था। 2008 में इसने अपने मिनिस्टर ऑफ बजट पर अटैक किया कि वो बहुत ज्यादा खर्चा कर रही हैं और उस पर जुडिशियल इंक्वायरी हुई। इसके बाद 2010 का जो मामला मैं अभी वो उन्होंने उजागर किया था, वो था वहां यहाँ के प्रेसिडेंट जो निकोला सार्कोजी थे, हाँ, और जो यहाँ की सबसे रईस महिला मानी जाती थी मैडम बेथेनकूट। लॉरियल को हम सब लोग जानते हैं, मेकअप वाली जो कंपनी है, जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में भी शामिल रहती है। तो उन्होंने उनके द्वारा सार्कोजी का फाइनेंस और सार्कोजी की पार्टी के लोगों की उनसे बातचीत उन्होंने उजागर, उसका एक टेप लीक किया इन्होंने। और उस टेप की इंक्वायरी आगे बढ़ते बढ़ते उसमें कदाफी का भी नाम आया कि 50 मिलियन यूरो कदाफी ने लीबन से बोलना चाहता हूं निहारिका कि लुई 16वें के बाद फ्रांस के इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी फ्रेंच प्रेसिडेंट के खर्चे की फाइनेंशियल ऑडिट हुई। ये वो रिपोर्ट थी, इसका कितना बड़ा। जी बिल्कुल। और इसमें ये बड़ी ये पोर्टल उनके पीछे पड़ा रहा और बहुत साक्ष्य के साथ इन्होंने प्रस्तुत किए, जिसमें मदम बेतनकूर का इंटरव्यू शामिल था कि
उन्होंने पैसे दिए उनको, वो हालांकि ऑन रिकॉर्ड लगातार मना करती रही, लेकिन ये लगातार साक्ष्य प्रस्तुत किए। और बाकी उसका एंड मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि आज हम राफेल पे बात करना चाह रहे हैं, कि इस मामले में, अनधिकृत पैसों के मामले में, अभी कुछ दिनों पहले निकोला सार्कोजी को सजा सुनाई गई है। और ये मतलब मामला पहले कोर्ट से उनको सजा हुई है, 1 साल का उनको कारावास घोषित किया गया है, जो अभी रुका हुआ है क्योंकि वो अगले कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर रहे हैं। तो ये एक आप इस चीज को समझिए कि ये अखबार की एक रिपोर्ट से ये मामला शुरू हुआ और उसका एंड 5 साल बाद, 6 साल बाद इस तरीके से हुआ कि पूर्व प्रेसिडेंट को यहाँ पर सजा होती है। कितनी बड़ी बात है। और इससे जी, और इसके अलावा भी ये हुआ कि ये अभी रिसेंट मामला है थोड़े सालों पहले का, कि यहाँ के जो मिनिस्टर ऑफ बजट थे, जिनका नाम था जेरोम काउजेक, जो बजट मिनिस्टर थे, उनका इन्होंने एक खाता स्विस में ढूंढा जिसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, और उन्होंने पाया कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल डिक्लेरेशन में उसको शामिल नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्हें ना सिर्फ जेल हुई, उनको अपना पद गंवाना पड़ा, उनका पॉलिटिकल कैरियर पूरी तरह से खत्म हो गया। तो ये मीडिया पार्ट का है। निहारिका, पता नहीं आप जानती है कि नहीं, अगर भारत में कोई पत्रकार ये सब लिख दे, खोज ले, बोल दे, तो अव्वल तो ये सब छपेगा नहीं, अंदर जाते और हैं अगर गया गलती से तो पत्रकार अंदर हो जाएगा, अगर वो रिपोर्ट कर दे तो उस पर रासुका लग जाएगा, एनएसए लग जाएगा, यूएपीए लग जाएगा। अभी हाल में 102 लोगों पर यूएपीए का मुकदमा हुआ है। अच्छा, वहां ऐसा नहीं होता जी। हाँ, लेकिन वहां एक्चुअली कई तरीके की जांच एजेंसीज हैं, और दूसरा जो एनजीओज हैं वो लोग बहुत पावरफुल हैं यहाँ पर। जो एनजीओज अपना काम करती हैं वो पूरे ईमानदारी के साथ और पूरी तैयारी के साथ करती हैं, और वो मजबूर करती हैं एजेंसीज को कि वो अपनी जांच करें, और उन जांच की रिपोर्ट्स उनको लेने का अधिकार है। तो मतलब चाह कर भी यहाँ पर सत्ता में बैठे लोग ज्यादा खेल नहीं खेल पाते हैं, और वो उजागर हो जाते हैं। और विशेषकर जब बड़े लोग शामिल होते हैं तो सत्ता परिवर्तन के साथ उन खुलासों को किया जाता है, और इसमें पत्रकारों की बड़ी भूमिका रहती है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पत्रकारों की भी पार्टी लाइन है। मतलब मीडिया पार्ट को धुर वामपंथी कंसीडर किया जाता है, और जबकि इन्होंने सारे जो अपने इन्वेस्टिगेशन खोल रखे हैं इस वक्त, वो फ्रांसोइज ओलोन के खिलाफ खोल रखे हैं, जो कि वो भी वामपंथी विचारधारा से आते हैं, लेकिन उनको लग्जीरियस वामपंथी विचारधारा का रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो ये अब तक मीडिया पार्ट के मतलब टोटल इतिहास है कि जिससे नामी गिरामी पत्रकार जुड़े हुए हैं, और इन्होंने कई मुद्दों को मतलब न्यायिक जांच तक पहुंचाया है। और ये जो सबूत जी निहारिका, जैसे यहाँ क्या हम लोग अब राफेल पर आ जाते हैं कि यहाँ के अखबारों में छपा कि एक भारतीय के जरिए राफेल सौदे के लिए दलाली दी गई और वो रकम बहुत बड़ी थी। इस पर मीडिया पार्ट ने क्या छापा है, कैसे इन्वेस्टिगेट? देखिए, मैं वहीं से शुरू करती हूँ कि मीडिया पार्ट पर ने जो छापा है राफेल पर, उसमें उन्होंने सबसे पहले एक सीरीज ऑफ आर्टिकल छापी है जो 3 हिस्सों में है। आप उसको दिखा भी सकते हैं ऐसे आप पेज? जी, बिल्कुल। ये राफेल के हिस्से हैं जो उन्होंने छापे हैं अलग अलग हिस्से में, और दूसरे और तीसरे हिस्से के भी 3 हिस्से हैं। तो टोटल आप कह सकते हैं कि अभी फिलहाल उन्होंने 7 आर्टिकल, लंबे आर्टिकल डॉक्यूमेंट्स छापे हैं। जी, ये सारे मैंने इसका प्रिंट आउट करके बताया है। और मीडिया पार्ट का एक स्लोगन मैं बताना चाहूंगा, कर देना चाहता हूं कि क्योंकि निहारिका आप देख ही रहे हैं कि 7 लंबी रिपोर्ट्स को पढ़कर और उसको बताने वाली हैं, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए और उनको सुनिए, क्योंकि उन्होंने हमको समझाने के लिए बड़ी मेहनत की है दिन रात, और पिछले 3-4 दिन से लगातार लगी हुई हैं। तो और फाइनली ये रिकॉर्ड हो पा रहा है।
तो आप प्लीज निहारिका को सुनिए, क्योंकि एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसमें दो देशों की सरकारें इन्वॉल्व है, जांच एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, और एक जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है उस देश में जहां से हमने राफेल खरीदा है। तो इसको समझना बड़ा जरूरी है कि क्या वाकई दलाली खाई गई है, फ्रांस के लोग कैसे सोचते हैं, फ्रांस की सरकार कैसे सोचती है, और जो अखबार इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो क्या लिख रहा है, क्योंकि वो बाकायदा सबूतों के आधार पर लिख रहा है। जी निहारिका, अब आप अपनी बात कहें। मैं अभी आपको जो बताऊंगी वो वही सब चीजें बताऊंगी कि जो राफेल पेपर्स में बताई गई हैं, और उन्होंने किन किन सबूतों को आधार मानकर ऐसी बात कही है। ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। इसमें इन्होंने 3 सीरीज निकाली हैं जिनके टाइटल इस तरीके से हैं, दो सरकारों का राफेल पेपर्स इन्होंने नाम दिया है इसको। राफेल का मतलब बस्टिंग पेपर्स भी दूसरे शब्दों में है। तो इन्होंने लिखा है दो सरकारों का मामला दफन। दूसरा इन्होंने जो सीरीज है वो उसका टाइटल है मैक्रो ओलंद और एक अंधा भ्रष्टाचार विरोधी न्याय। तीसरा जो इनका की सीरीज है उसका नाम इन्होंने दिया है फ्रांस और भारत को हिला देने वाले दस्तावेज। इस तरीके से इन्होंने 3 हिस्सों में इन्होंने ये सीरीज छापी है। अब बात करते हैं इन हिस्सों में है क्या। इन हिस्सों में पहले हिस्से को इन्होंने शुरुआत किया है कि जब दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसकी वैल्यू क्या थी फ्रांस के लिए। एक्चुअली इन्होंने कहा है कि फ्रांस का ये अब तक का सबसे बड़ा हथियारों का सौदा है, जो इतना बड़ा उनको एक साथ मिला। तो सबसे बड़े के नाम पर हम कह सकते हैं बड़े सौदों में से एक सौदा है ये। और इसको जब उस वक्त जो डिफेंस मिनिस्टर थे, जो अब के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर के साथ इसको साइन किया। और इसको साइन करने में इन्होंने इसमें बहुत सारी चीजें इंगित की हैं कि इसमें बहुत सारे संयोग रहे हैं कि जो कि जिनका संयोग वो घटनाएं होती हैं जिनका हम एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ पाते हैं, और जिन पर सरकारी एजेंसीज लगभग चुप्पी साधे हुए हैं और उसका कोई वो क्लैरिफिकेशन देने को तैयार नहीं हो रही है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि सब इन्होंने अपने प्रश्नावली डिफरेंट एजेंसीज को भेजी, चाहे वो भारत हो चाहे वो फ्रांस की वो हो, और उन्होंने उनके जो उन्होंने जवाब दिए हैं उनको भी एज इट इज छापा है रिटन में। इन्होंने रिटन में सब जगह अपनी वो भेजी है। तो इन्होंने लिखा है कि जो ये सौदा था ये एक्चुअली 4 फ्रेंच कंपनीज को मिलाकर था। 4 फ्रेंच कंपनी दासोल, एमबीडीए, सैफ्रॉन और थाल्स, ये 4 कंपनी थी जो कि डिफरेंट चीजें बनाती हैं। जैसे एमबीडीए मिसाइल्स बनाती है, सैफ्रॉन जो है वो मोटर बनाती है, और जो थाल्स है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह, ये सब एरोस्पेस और सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के लिए जानी जाती है। थाल्स जो है इसमें गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। लगभग 25.7% फ्रेंच गवर्नमेंट की भागीदारी है, क्योंकि ये इक्विपमेंट, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स से रिलेटेड है। तो सरकार की इसमें दासों में भी फ्रेंच गवर्नमेंट की भागीदारी है निहारिका? दासों में नहीं है, पर लेकिन दासों की शक्ति इतनी मानी जाती है कि वो पूरी तरीके से पॉलिटिकली अफेक्टेड रहता है, क्योंकि वो एक हथियार बनाने की कंपनी है और विशेषकर विमान बनाने की, जो विभिन्न सरकारों से जिसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो सरकार के द्वारा ही वो सारे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो इसमें ये जो था कि इन्होंने इसको इस तरीके से लिखा, ये 15 सालों का रक्षा सौदा था, जो 15 सालों से जिसके लिए दासोल, थाल्स, एमबीडीए और सैफ्रॉन लगातार तैयारी कर रहे थे, और जिसके लिए अरबों रुपया खर्च कर चुके थे। अब हमको ये देखना है कि अरबों रुपया क्यों खर्च किया गया। इस खबर में उन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे कहा कि जो इसके अब तक का जो भी स्थिति है उसमें स्पष्ट कमीशंस,
संदिग्ध बिचौलिए, गोपनीय दस्तावेज और बातचीत के लीक होने के साक्ष्य और भ्रष्टाचार विरोधी हिस्सों को अनुबंध से हटाने जैसी घटनाओं के प्रकाश में आने के बावजूद फ्रांस और भारत सरकारों ने अपने हित को साधने के लिए इस मामले को दफना दिया। ये इस भाग से इस पूरे मामले की शुरुआत करते हैं। इनका सीधा सीधा आरोप है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इस मामले में, और सरकारों ने अपने हितों के लिए इस मामले पर इसके भ्रष्टाचार और इसमें बिचौलिए की भूमिका वगैरह पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब इन्होंने जब हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा था कि एक क्लॉज था जो भारत और फ्रांस की सरकार के बीच क्लॉज था, और उस क्लॉज को हटा दिया गया था भारत सरकार की तरफ से। हाँ, मैं उस पर बात करना चाहूंगी बिल्कुल, कि जो ये क्लॉज था एंटी करप्शन क्लॉज, एक्चुअली इसमें एक लीगल जो वो है पेच जिसको कहेंगे, वो ये है कि कमीशन एजेंट होना, यहाँ की एजेंसीज को ये अधिकार है, ये असंवैधानिक नहीं है यहाँ पर। और आमतौर पर चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो हथियार बनाने की हो या कोई भी कंपनी हो, वो अपने कमीशन एजेंट नियुक्त करती है और उनके द्वारा फिर वो आगे काम करती है। लेकिन भारत में ये एक आपराधिक मामला माना जाता है, जो कि हम वोफोर्स में भी देख चुके हैं और अब ये वेस्टलैंड मामले में भी देख रहे हैं, जो इटली के साथ जो हो रहा है। और वही कारण रहा कि इटली में वो सारे लोग मतलब न्यायिक जांच में बिल्कुल साफ सुथरे निकल जाते हैं, और हमारे यहाँ ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन इसके साथ एक यहाँ की मेंटालिटी ये जानने की जरूरत है कि फ्रांस में चोरी से ज्यादा अब्यूज द कॉन्फिडेंस, यानी कि आप किसी को धोखाधड़ी को ज्यादा बड़ा गुनाह माना जाता है। अच्छा, ये वो देश है जहां पर आप किसी की चीज चुरा लेते हैं, वो कंपैरेटिवली कम बड़ा गुनाह है यदि आप किसी से धोखाधड़ी करते हैं, किसी से विश्वासघात करते हैं। तो ये एक यहाँ की बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ नियम और कानून की रूपरेखा है। और इसमें जो इन्होंने एक साक्ष्य प्रस्तुत किया है, इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया है अपने पेपर्स में, और इसमें उन्होंने बताया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हुआ, जब गवर्नमेंट बदली, और उसमें से ये क्लॉज हटा दिया गया था, जो कि पूरी तरीके, जिसपे लिखा हुआ है नॉन एप्लीकेबल, और पूरी तरीके से उसमें वही बातें हैं कि ये जिसमें बिचौलियों को पैसा नहीं दिया जाएगा, कोई भी महंगे गिफ्ट नहीं दिए जाएंगे, और कोई भी इस तरीके का संदिग्ध काम नहीं किया जाएगा जिसमें मैनिपुलेशन की संभावना हो। ये उस ड्राफ्टिंग में मतलब कहा गया है, और जिसपे नॉन एप्लीकेबल लिखा गया है। अच्छा, मीडिया पार्ट ने इस बारे में फ्रांसवाज ओलैंड से डायरेक्ट बातचीत की। उन्हें लिखित में, उस वक्त के प्रेसिडेंट थे वो, उन्हें लिखित में ये प्रश्न भेजा, तो उन्होंने उसका एसएमएस से आंसर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई क्लॉज हटाने जैसी चीज नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सरकार की जो जिम्मेदारी थी वो सिर्फ समय पर राफेल पहुंचाने और उसकी क्वालिटी को लेकर हमारी जिम्मेदारी बनती थी, उसकी हमने विश्वसनीयता दूसरी सरकार को दिलाई है, और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे उन दासोल तक पहुंचा या कुछ क्या हुआ, इसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं रही है। लेकिन ये वही फ्रांसवाज ओलैंड हैं जिन्होंने एक इंटरव्यू में, मीडिया पार्ट के इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि हम पर अंबानी की कंपनी हमने चॉइस नहीं की है, ये भारत सरकार द्वारा हमको प्रपोज की गई थी। तो इस पर काफी बवाल हुआ। ये 2018 से एक्चुअली बवाल असली वहीं से शुरू हुआ था हमारे यहाँ भी। पत्नी की और पैसा लगाया था जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस घटना को थोड़ा पीछे से देखते हैं। हमारे यहाँ उसमें देखने वाली बात है कि हमारे यहाँ सरकारें बेशक बदलें, लेकिन एक छिपा हुआ तंत्र काफी प्रभावशाली है।
और उस तंत्र की पहुंच कहां तक है, ये एक चौंकाने वाली बात है, जो कि मीडिया पार्ट ने अपने तीसरे पार्ट में ज्यादा खुलासा किया है इस बात का। और उन्होंने ये बताया है कि ये 2001 से दासो इसके लिए प्रयासरत थी कि उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिले, और दासो ने ये 2001 में जो अब सुषेण गुप्ता जो हैं उनको हायर किया था। 2001 से लेकर से कह रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये नहीं क्लियर है इनके डॉक्यूमेंट से कि 2001 में ही कर लिया था या 2006 के बाद किया है, क्या उसका रोल रहा है। और दासो और सुषेण गुप्ता के लेकिन संबंध कई सारे उसमें दिखाई देते हैं, कि न सिर्फ इसमें बल्कि एक कावेरी करके भी एक कोई प्लान है, कावेरी इंजन करके, अच्छा। उसका भी इन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया है, जो कि 2015 का नहीं है, 2006 का है। इस तरीके के कई डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए हैं, जिसमें वो मार्केट स्टडी के लिए उनको रखा गया है, और कई मिलियंस ऑफ यूरो थॉल्स ने और दासो ने उनको ट्रांसफर की हैं, ऐसा इनका दावा है। क्योंकि मीडिया पार्ट ने जो सुषेण गुप्ता की के जो सीए हैं उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको हासिल हुए हैं, उनके अच्छा। किस तरीके से ये नहीं क्लियर है, लेकिन वहां के उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन्होंने ये सारी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें साफ है कि दासोल और थैल्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और सुषेण गुप्ता को ये ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट दिया कि उन्हें ये मार्केट स्टडी के लिए उनकी जरूरत है। अब बात आती है सुषेण गुप्ता की। सुषेण गुप्ता एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी 3 पीढ़ियां रक्षा उपकरण को सप्लाई करने के में बतौर बिचौलिए काम करते हैं। अब हम इस बात को ज्यादा क्लियरली जानते हैं, क्योंकि भारतीय ईडी की तरफ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए हैं। तो इन्होंने भारतीय ईडी को भी घेरे में लिया है, और उन्होंने कहा है कि देखिए, जो डॉक्यूमेंट 50 मिलियन यूरो का जो वो है अमाउंट, कि जो डॉक्यूमेंट्स इनको वेस्टलैंड मामले में मिले हैं, लगभग वैसे ही डॉक्यूमेंट राफेल डील के मामले में मिले हैं ईडी को। जी हाँ, लेकिन ईडी ने, भारतीय ईडी ने उसको सिर्फ वेस्टलैंड मामले तक ही इंक्वायर कर रही है, और दासोल वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने इन अदर केसेस ऑल्सो करके एक संक्षिप्त में उसको ब्लॉक कर दिया, ऐसा मीडिया पार्ट का कहना है। अच्छा। और वहां के अखबार क्या कह रहे हैं, मुझे उसकी जरा ज्यादा वृहद जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ इन अखबारों का आरोप है कि भारतीय ईडी ने उसको बहुत ही वेस्टलैंड मामले तक ही सीमित कर दिया है, और दासो को नहीं छूना चाह रहे हैं वो लोग भी। अब मैं आती हूँ कि इनका मेन अटैक जो है वो फ्रेंच एजेंसीज पे है, फ्रेंच जांच संस्थाएं जो हैं, उसमें जब ये 2018 में पहली बार मीडिया पार्ट ने इस पूरे मामले में घपले की आशंका जताते हुए कुछ दस्तावेज पेश किए कि इस मामले में भ्रष्टाचार संभव है, और यहाँ की एक कंपनी है शेरपा, जो कि एनजीओ है वो, और एक बहुत बड़े जो एडवोकेट हैं वो उसके संस्थापक हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की पीएनएफ में, जो पार्के नेशनल फिनेंसियर कहा जाता है, जो सारी खरीद फरोख्त के मामलों को में बहुत स्ट्रिक्ट एजेंसी मानी जाती है। वहां पर एक याचिका दायर की कि इस मामले में भ्रष्टाचार की संभावना है, और इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं। पीएनएफ में ये मामला गया, लेकिन पीएनएफ ने इसको न्यायिक जांच तक नहीं पहुंचाया, और उन्होंने कहा प्रथम दृष्टया हमको कोई भी इसमें भ्रष्टाचार की संभावना नहीं लग रही है, और हम इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। उन्होंने शेरपा की जो याचिका थी उसको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया, और ये मामला मतलब अखबारों तक ही सीमित रह गया, न्यायिक रूप से ये लोग आगे नहीं बढ़े उसमें। इस बीच में एक और यहाँ की जांच एजेंसी है एएफआ,
एजेंस फोंसे जो है वो एंटी करप्शन, जो एंटी करप्शन जांच एजेंसी है, AFA जिसको बोलेंगे इंग्लिश में, तो उसने उसकी भूमिका पर मीडिया पार्ट ने बहुत ज्यादा बड़े सवाल उठाए हैं, क्योंकि एंटी करप्शन एजेंसी जो है इसका गठन ही इसीलिए किया कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी रेगुलर जांच होती रहे, स्पेशली फाइनेंस वाले मुद्दे पर, कि वो कहाँ क्या इन्वेस्ट कर रही हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से पैसे की कालाबाजारी रोकने के लिए ये फ्रेंच सरकार का भी हाल ही में उठाया हुआ कदम है। मेरे ख्याल से 2015 में ही ये एजेंसी बनी है, तो उन्होंने इसके लिए किया। तो शेरपा का अब तक क्या रोल रहा और क्या अभी तक हुआ है, ये मैं आपको एक शेरपा वाले उससे ही बता देती हूँ कि देखिए, अक्टूबर 2018 में शेरपा ने एक याचिका डाली PNF में, कि जो कि उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दी कुछ महीनों बाद, मतलब 2019 जून तक में उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि पूरी जांच के बाद हमें नहीं लगता कि इसमें कोई किसी न्यायिक जांच की जरूरत है। निहारिका, और जो जो बात आप जानकारी है वो ये है कि PNF की प्रमुख एक महिला थी, जब तक वो रही तब तक उन्होंने इंक्वायरी नहीं होने दी इस मामले में शेरपा की अपील पर, लेकिन जैसे जी ही जी वो बिल्कुल बदली, ये इनको जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। नहीं, एक्चुअली इसमें उनकी भूमिका पर भी प्रश्न उठाए गए हैं और उनको मतलब बिल्कुल कटघरे में लिया गया है। PNF ने ही लिया है। उनका मानना है कि उनके जो एडजुआ थे जो इस मामले को डील कर रहे थे, उन्होंने उनसे सिफारिश की थी कि इस मामले को न्यायिक जांच तक ले जाया जाए, लेकिन उन्होंने इसकी जरूरत नहीं समझी। और औलत उनका नाम है, तो उन्होंने जब वो हटी या ये कहिए कि अब 2021 में शेरपा ने दोबारा से अपनी याचिका डाली है वहीं उसी PNF में। और PNF के अलावा अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव फिस्कल, जो टैक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है इंडिया का, जो लोकल लेवल पे करता है, वो भी बड़ी स्ट्रिक्टली इस मामले में इन्वॉल्व हो गया है। इस बीच में हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वक्त जो है बहुत ही सेंसिटिव टाइम है फ्रांस के लिए, क्योंकि अब अगली मई में प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर। तो विभिन्न पार्टियां और लेफ्ट और राइट विंग और सेंट्रल विंग पूरी तरह से एक्टिवेटेड हैं और किसी छोटी भूल या गलती को भी माफ करने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। ऐसे में जो एजेंसीज होती हैं वो बहुत सतर्क हो जाती हैं, वो अपने ऊपर कोई भी आरोप लेना नहीं चाहती हैं और अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए वो काफी स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। निहारिका, ये एक यहाँ का एक बात कही थी जो उसमें आरोप लगाया है मीडिया पार्ट ने, जो डॉक्यूमेंट के आधार पर, कि स्पष्ट कमीशन की बात हुई है। आप बता सकती हैं कि वहां के हिसाब से वो स्पष्ट कमीशन कितना है? देखिए, इसमें जो स्पष्ट कमीशन की बात कही है वो करीबन 11.4 मिलियन यूरो उन्होंने दिया है। मतलब लगभग 11.4, यदि मैं गलत नहीं बता रही हूँ, मैं एग्जैक्ट आपको बताना चाहूंगी कि कितना कमीशन है। एक्चुअली ये टोटल जब मामला शुरू हुआ था तो ये 7.8 मिलियन यूरो थी। अरब, मिलियन को हम हमारे यहाँ अरब बोलते हैं, कि 7.8 अरब यूरो की डील थी, जो कि जो दुगनी तिगनी हो गई बाद में। ये थोड़ा सा मैं इस पे कितना किसने दिया है इस टेबल पर आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, और अंबानी की भूमिका और जो इन्होंने बड़े क्लासिफाइड ढंग से बताया है कि क्या अब तक रहा है, कि किस तरीके से घटनाएं आगे बढ़ी हैं। एक्चुअली इसमें मुझे नया कुछ नहीं दिखाई दिया, सिवाय इसके कि इन्होंने जो अब तक की घटना है कि उसको बड़े सिलसिलेवार ढंग से पेश किया है, डे बाय डे। और सिर्फ इतना ही नहीं करा इन्होंने ये भी बताया है इसमें कि बहुत सारे संयोग जो दिखाई देते हैं वो
शक के घेरे वाले संयोग हैं, उनके मीडिया पार्ट का कहना ये है। तो इन्होंने जो आरोप लगाया है, जो बड़ा अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ है वो 2006 का ये दिखा रहे हैं, जो कि दासोल्ट और थेल्स ने मिलकर ट्रांसफर किया है सुषेण गुप्ता की कंपनी के। सुषेण गुप्ता का थोड़ा सा नेटवर्क समझ लेते हैं। सुषेण गुप्ता 3 जनरेशन से इस काम में है, और इनकी जो विभिन्न कंपनियां हैं वो सिर्फ भारत और सिंगापुर में नहीं है। भारत, सिंगापुर, मॉरिशस, यहाँ स्विस में और सऊदी अरब, दुबई में इनकी कई सारी कंपनियां हैं, जो जिनमें से बहुत सारी कंपनी मीडिया पार्ट ने फेक कंपनीज पाई हैं। इसमें जो सबसे पहले इन्होंने जो खुलासा किया है वो एक कॉन्ट्रैक्ट का किया है, जो कि दासोल ने इनकी जो कंपनी थी सुषेण गुप्ता की, जिसको डिफसिस सॉल्यूशंस का नाम से जो कंपनी थी, उसके नाम पर इन्होंने इनको 50 मॉडल बनाने के लिए दिए राफेल के। अच्छा। ये मतलब पूरी जानकारी मीडिया पार्ट ने प्रकाशित की है कि जो AFI है उसको अपनी जांच में ये जानकारियां मिली हैं, जिस पर उन्होंने अब क्वेश्चन उठाया है और उसके प्रति अब वो स्ट्रिक्ट हुए हैं कि भाई ये क्या था, और इसका हमको प्रॉपर आंसर चाहिए कि जो भी आपने बिल प्रस्तुत किए हैं वो घटना क्या है, जो वो मैं आपको बता देती हूँ। मीडिया पार्ट ने इसको इस तरीके से छापा है कि जो राफेल की जब जांच कर रही थी AFR दासोल्ट के ऑफिस में, तो उनको 1 मिलियन यूरो का एक बिल मिला, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, बिल नहीं कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो कि संदिग्ध लगा उनको। उसकी विश्वसनीयता पर उन्होंने प्रश्न उठाया। वो बिल ये था कि 50 मॉडल उन्होंने मांगे थे डेफसिस सॉल्यूशन से, सुषेण गुप्ता की कंपनी से, जो कि सिंगापुर बेस्ड है, और उसमें एक मॉडल की कीमत लगभग 20,000 यूरो थी, जिस पर AFA ने क्वेश्चन उठाया कि भाई ये मॉडल आप इंडियन कंपनी से क्यों मांग रहे हैं, और इसका यदि आपने पैसा दिया है तो इसका बिल कहाँ है। उसमें लगभग 50% इसके अमाउंट का उनको एक कॉलम मिला है इनकी शीट में कि 50% अमाउंट लगभग 50,000 यूरो लगभग इन्होंने देखे, 500,000 यूरो इन्होंने देखे कि ये गिफ्ट ऑफ क्लाइंट्स के नाम से एक एंट्री थी, जिसको उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया कि भाई इतनी ज्यादा गिफ्ट आप कैसे दे सकते हैं। 5 लाख यूरो का आप गिफ्ट किस क्लाइंट को दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। तो बाद में ये कैलकुलेशन मीडिया पार्ट ने किया कि ये वही जस्ट हाफ अमाउंट है जो कॉन्ट्रैक्ट AFA को मिला है। AFA जो कॉन्ट्रैक्ट दासोल्ट और उसके बीच में हुआ है, डिफसिस के बीच में, ये उसका एग्जैक्ट हाफ अमाउंट है। और बाद में दासोल्ट ने कहा भी कि भाई ये जो हमने मॉडल वो किए थे, ऑर्डर किए थे, उसका ये वो है। जब AFA ने बिल मांगा इसका कि भाई आपने कोई चीज खरीदी तो उसका बिल दीजिए, और वो खरीदी तो वो कहाँ गई, तो उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। ये 2018 में पूरा मीडिया पार्ट ने ऑलरेडी ये छाप चुके थे ये घटना। हाँ, तो जब ये लाइमलाइट में आई ये खबर, तो उसके तुरंत बाद डिफसिस ने एक अपना वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2016 से 2017 के बीच में उन्होंने ये विमान भारत में भेज दिए हैं, ये मॉडल विमान भारत में भेज दिए हैं, लेकिन इनकी क्या जरूरत थी। और लेकिन इसमें बात ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट जो AFA को मिला वो 2018 का था, और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो बिल मिला वो बिल एग्जैक्ट बिल नहीं था, एक प्रो बिल टाइप की चीज थी, जिसको बिल में कंसीडर नहीं किया AFA। निहारिका, एक जरूरी सवाल यहाँ है कि अब क्या हो सकता है फ्रांस में राफेल। हाँ, मैं वही उसी पर आती हूँ। एक्चुअली जो मीडिया पार्ट है उसने न सिर्फ फ्रांसवाज होलंड, जिनकी जब वो प्रेसिडेंट थे, उनको इसमें बड़ी भूमिका जो उन्होंने इंगित की है, वो यहाँ
कि डिफेंस मिनिस्टर की है, जॉब्जीब्स लिदारियों जो है, जो इस वक्त के विदेश मंत्री भी हैं, और उन्होंने इस पे रेस्पॉन्ड भी दिया अपना कि देखिए, हम जो फ्रेंच सरकार है वो सिर्फ क्वालिटी ऑफ राफेल तक ही सीमित है, और हम उसके, लेकिन वो इस बात को इंगित करते हैं कि इसमें से यदि कोई जो पेपर वो साइन कर रहे हैं एक 12 और 13 लोगों की टीम के साथ, जिसमें यहाँ के भी रक्षा अधिकारी शामिल हैं और इंडिया के भी शामिल है, उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में से क्या चीज निकाली जाती है और क्या चीज जोड़ी जाती है, ये हमारे विदेश मंत्री को कैसे नहीं मालूम है। तो उन्होंने इस पर प्रश्न उस वक्त के रक्षा मंत्री को, हमारे वो कैसे नहीं मालूम है, उन्होंने इस बात पर प्रश्न खड़ा किया है। अब यहाँ पर जो संभावना है, क्योंकि अब जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है इस केस में, ये अब इस पर जज नियुक्त कर दिया गया है, यानी कि ये मामला न्यायालय चला गया है। अब जो डिफरेंट जांच एजेंसीज हैं उनको न्यायालय में बुलाया जाएगा, और वो अपनी अपनी जांच के स्तर और उनको क्योंकि अब इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फिस्कल की तरफ से एक बयान आया है, जो उन्होंने कहा है कि हम पीएनएफ के लगातार कांटेक्ट में है और इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, यानी कि इस तक अब तक जितना भी डेवलपमेंट इस केस में हुआ है उस पर पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की नजर है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट की, और वो पूरी तरीके से मतलब जो भी अब तक के सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उनको दोबारा से री एनालिसिस होने की पूरी संभावना है। और यदि सरकार बदलती है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से इसमें कड़े कदम उठाए जाएंगे। और पर इस सब के बीच में एक खरीदार और बेचने वाले की भूमिका जो है, एक मतलब बिल्कुल बेसिक भाषा में मैं कहूं तो उसके बीच में सब चीजें बेमानी हो जाती हैं यदि खरीदार खुश है और बेचने वाला खुश है। तो मुझे लगता है कि ये फ्रांस से ज्यादा सेंसिबल मामला इंडिया के लिए है, क्योंकि इसमें कई जगह वो बातें हैं जब हमारी बेसिक इंफॉर्मेशंस लीक हुई हैं, मतलब जो हमारी गोपनीय दस्तावेजों के लीक होना, गोपनीय बातचीतों का लीक होना, क्योंकि सुषेण गुप्ता का जो रोल समझ में आ रहा है वो नीड, जो डिफेंस मिनिस्ट्री में एक मीटिंग होती है और दूसरे दिन ही वो नीड विमान बनाने वाली कंपनियों तक पहुंच जाती है और उसके लिए वो ट्राई करने लगती हैं, तो वो उस सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क उठाना मेरे ख्याल से मुझे लगता है भारतीय मीडिया की एक जरूरत है। हालांकि कोबरा पोस्ट को इन्होंने कई जगह पे रेफरेंस दिया है, इकोनॉमिक टाइम्स को दिया है, द हिंदू के भी रेफरेंस है इसमें, रेफरेंशियल आर्टिकल। लेकिन जिस तरीके से भारतीय रक्षा की हम लोग बात करते हैं, और आजकल तो दौर भी राष्ट्रवादिता का है बिल्कुल, तो मतलब देश की सुरक्षा में सेंध इतने खुलेआम लग रही है और राष्ट्रवादी सो रहे हैं, ये बात समझ में थोड़ी कम आ रही है। बिचौलिया डिफेंस मिनिस्ट्री तक घुसा हुआ है। जी जी, इसमें सिर्फ सरकारों का मामला नहीं है। सरकार, ये मामला शुरू निश्चित तौर पर 2001 से होता है, 2006 और 2011 के बीच में इसमें डेवलपमेंट आते हैं, और 2012 में निहारिका, यहाँ जरूरी चीज ये है कि जैसे इसमें यह है कि सुषेण गुप्ता जो है वो 2006 में इन्वॉल्व हुआ और 2014 में सरकार बदली। क्या सुषेण गुप्ता 2014 के बाद भी सौदे में इन्वॉल्व था? हाँ, बिल्कुल 2014 के बाद 2016 में उसकी विभिन्न कंपनियों में पैसे ट्रांसफर के सबूत मीडिया पार्ट ने वो किए हैं, जो
दासो ने डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट पर उसको ट्रांसफर किए हैं। 2016 के सबूत हैं जिसमें ये पैसा दिया गया है, और मुलाकात और एक कोई मतलब एक डिटेल कंपनी का है, एक नोट सुशील गुप्ता के ऑफिस का उन्होंने पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने टोटल डिटेल्स लिए हैं कि यदि आपने मुझे पैसे नहीं दिए। इसमें ये भी सुशील गुप्ता की तरफ से एक, उसके ऑफिस की तरफ से एक डॉक्यूमेंट है कि दासो उसको पैसा नहीं दे रहा है, जितना उसने डिमांड किया वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। तो उसमें उसका गुस्सा ये सब, और जो उसकी मीटिंग के नोट्स हैं वो सारे इन्होंने पब्लिश किए हैं 2016 के बाद के। और काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें जो इन्होंने बताई हैं वो ये है कि किस तरह से 2014 और 2015 में चेंज आया। 2012 में 95% ये सौदा तय हो गया था, जिसमें 36 विमान हमको बने बनाए फ्रांस से खरीदने थे और 108 विमान भारत में बनने थे। टेक्नोलॉजी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें भी HAL और मुकेश अंबानी उस वक्त इन्वॉल्व थे। और ये, लेकिन इसमें एक क्लॉज था कि 4 अरब यूरो दासोल जो है वो इस सौदे के तहत जो भी कंपनियां यूनाइट हुई हैं वो आधा पैसा भारत में लगाएंगी, डिफरेंट तरीके से। जैसे वो जो चीजें भारत में बन सकती हैं वो भारतीय कंपनियों से खरीदेंगी। तो इसमें मुकेश अंबानी की कंपनियों की भूमिका सबसे बड़ी मानी गई थी। और HAL जो अनिल अंबानी की नहीं, उस वक्त मुकेश अंबानी की कंपनी थी ये। अच्छा। ये नई चीज मुझे देखने को मिली इसमें, जो कि 2 साल बाद मिराक्युलसली बदल गई और उसकी जगह अनिल अंबानी आ गए। अच्छा। हाँ, ये शुरुआत में जब 2012 में जब बात हो रही थी फ्रेंच कंपनीज की इंडियन कंपनी से, तो उस वक्त मुकेश अंबानी की कंपनी इस सौदे में शामिल थी। और उसके बाद ही जब 2015 में जब हमारे यहाँ सरकार बदली और इस सौदे का प्रारूप कंप्लीटली मिराक्युलस वे में, मीडिया पार्ट कहती है कि बहुत ही अचंभित तरीके से एक 2015 में नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया कि वो सिर्फ 36 विमान खरीदेंगे जो कि फ्रांस में बने हुए होंगे। और HAL को ब्रूटली आउट कर दिया गया, उसकी कोई भूमिका नहीं। और फिर बाद में 2015 में फिर अनिल अंबानी की कंपनी आई, जिनका की कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन अनिल अंबानी की कंपनी के साथ बहुत सारी और भी चीजें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। वो ये है, एक तो उनकी कंपनी जो है रफाफ बोल रहे हैं यहाँ पर, रिलायंस फ्लैग अटलांटिक फ्रांस, जिस पर आरोप लगा था कि उसने छद्म रूप से अपने लाभ को कम किया है यहाँ पर, और बहुत सारे टैक्स पैराडाइज कंपनीज बना रखी हैं और अपनी कंपनीज को एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। ये सारे आरोप उनको लगकर लगभग 151 यूरो की देनदारी उन पर, मिलियन यूरो की देनदारी उन पे तय की गई थी। और इस बीच में क्या हुआ कि 2015 में ही जब फ्रांसोis ओलंद हमारे यहाँ 2018 में इनवाइटेड थे, 26 ये सारा जो केस हुआ है उनके साथ, ये हुआ है 2012 में। 2011 में अनिल अंबानी की कंपनी पे ये सारा चेकिंग उन पर हुई और उन पर ये आरोप लगा। 2012 में उन पे आरोप तय हो गए थे और 2012 में उनको उन पर 151 मिलियन यूरो की देनदारी निकाल दी थी। अब हमारे यहाँ सरकार बदली, अनिल अंबानी की कंपनी राफेल डील में शामिल हुई। जब फ्रांसोis ओलंद 26 जनवरी 2018 को हमारे यहाँ इनवाइटेड थे, उससे पहले 24 जनवरी को अनुबंध साइन करना था फ्रांसोis ओलंद को। और 24 जनवरी से इन्होंने कहा कि ये एक अजीब संयोग है कि उसी दिन ही, ठीक उसके एक दिन बाद ही अनिल अंबानी ने ये घोषणा की कि वो 1.6 मिलियन यूरो की फिल्म जूली गायत, जो फ्रांसोis ओलंद की कंपेनियन है, उनकी एक फिल्म में लगाएंगे जिसकी वो को प्रोडक्ट्रेस है। तो उन्होंने इस की तरफ
इशारा किया कि ये कोइंसिडेंट इन मामलों में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये भी एक अजीब मिरेक्युलस संयोग था कि दिन रात में भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि 15 साल से पाइपलाइन में था कि बिना उसकी कोई जांच पड़ताल किए हुए पूरी तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को अजीबोगरीब ढंग से बदल दिया। ये मीडिया पार्ट इस पे प्रश्न उठाता है। और फिर उन्होंने कहा कि जो ये हम जानते हैं अंबानी की जो कंपनी थी उसका जो डेथ था वो उसको लगभग 1.6 मिलियन उसको कम कर दिया, 7.6 मिलियन तक उसको ले आए, जो कि उनको 151 मिलियन देना था, वो उनको सिर्फ 76 अरब यूरो, 76 लाख यूरो उनको सिर्फ देना पड़ा उसके लिए। इस पर मतलब फ्रेंच गवर्नमेंट और उनके बीच में। अच्छा, इसमें मैक्रो की भूमिका इसलिए क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगाया है क्योंकि उस वक्त मैक्रो मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक थे यहाँ पर। तो उस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि अनिल अंबानी उनसे मिले थे, जबकि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट डायरीज को खंगाला गया तो उसमें अनिल अंबानी का कोई ऑफिशियल अपॉइंटमेंट मैक्रो के साथ नहीं मिला है। तो ये आरोप मीडिया पार्ट ने लगाया था, लेकिन उन्होंने बता दिया कि इसके साथ ही कि ये हम इसको साबित नहीं कर पाए कि अनिल अंबानी मिले थे। लेकिन फ्रांसवाज होलंद से उनकी कई मीटिंग ऑन रिकॉर्ड हैं, जो रिलायंस के उनके अपने पोर्टल पर भी उन्होंने छापी हैं। लेकिन अनिल अंबानी ने उसकी सफाई ये दी कि ये किसी और एयरबस को खरीदने के मामले में वो फ्रेंच गवर्नमेंट से मिले थे, ये राफेल का मामला नहीं था। तो हम अनिल अंबानी की कंपनियों की स्थिति अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ भी और वहां भी। तो इन्होंने ये पूरा मामला इन्होंने वो किया है। और दूसरी बात इन्होंने ये अब लगाई है, इसमें जो मतलब डिफेंडिंग पॉइंट मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ की जांच एजेंसियों के लिए। हमने सुषेण गुप्ता को अब पकड़ा है। मेरे ख्याल से पिछले ईडी का शिकंजा उन पर 2016 से कसना शुरू हुआ है सुषेण गुप्ता पर, और उसके बावजूद उनकी कंपनियां लगातार मतलब एक्टिव रही, भारत में ना सही पर और देशों में लगातार एक्टिव रही, जिसमें सबसे ज्यादा जो मैं पैसा देख रही हूँ वो इंटरदेव नाम से कोई कंपनी है जो कि दुबई में थी, जो सिर्फ उनके मीडिया पार्ट ने बताया है कि वो सिर्फ उनके सीए के कंप्यूटर पे वो कंपनी थी, इनफैक्ट वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां थी जिनको एक बड़े अमाउंट में पैसा भेजा गया पिछले 15-20 सालों से लेकर 2016 और 18 तक ये पैसा चला। और जो नया कॉन्ट्रैक्ट राफेल का आया उसको बहुत क्वेश्चन किया है इन्होंने कहा, इन्होंने वो लेटर भी छापा जो स्पेन ने टाइफूनों के लिए भेजा था, जो दूसरा विमान था जिसकी कीमत उन्होंने, जो एक्चुअली बिड में जो सबसे नंबर पर आया था पहले, वो टाइफूनो विमान आया था, और जो कि स्पेन मेड था। और उन्होंने बाद में राफेल की जब डील रिशफल हो रही थी तब उन्होंने हमारे यहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री को एक लेटर भेजा कि वो टाइफूनो की रेट 20% कम कर देंगे। अच्छा, लेकिन उसको क्यों नजरअंदाज किया गया, मीडिया पार्ट इस पर भी क्वेश्चन करता है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि एक विमान जो डील 7.6 मिलियन यूरो की थी, उसके कंपैरिजन में वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और उसपे भी उनको वो विमान मिलते हैं जो मिसाइल रहित हैं अब। हाँ। तो ये एक पर इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। हो सकता है ये गोपनीय सूचनाएं हैं कि हम कौन सा विमान किस तरीके का ऑर्डर कर रहे हैं, ये गोपनीय हो सकती है निहारिका, लेकिन कीमत गोपनीय नहीं हो सकती, कमीशन गोपनीय नहीं हो सकता, दलाली सौदेबाजी गोपनीय नहीं। चलिए, कीमत मेरे हिसाब से कीमत भी आप गोपनीय रख सकते हैं, लेकिन टोटल बजट
जो किसी कॉन्ट्रैक्ट का है उस पर बात खुलकर होनी चाहिए, और जो कमीशन के जो संदेहास्पद तार दिखाई दे रहे हैं उन पर गहन और वृहद जांच की कमी दिखाई देती है पूरी तरीके से। आखिरी सवाल आपसे निहारिका, कि जैसे भारत में जब राफेल का मामला चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में था, तो सरकार ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दी थी। यहाँ बंद लिफाफों का बड़ा रिवाज है कि जब भी सरकार अनकंफर्टेबल होती है तो वो बंद लिफाफों में कोई रिपोर्ट दे देती है, उसको जज लोग भी पढ़ लेते हैं और फिर उसी के आधार पर फैसला भी हो जाता है। किसी को नहीं पता चलता है कि उस बंद लिफाफे में था क्या, और वो बाद में भी सामने नहीं आता। फ्रांस में भी ऐसा बंद लिफाफों का कोई रिवाज है क्या अदालत की प्रक्रिया? हाँ, इस मामले में दिखाई दे रहा है। पीएनएफ की जो भूमिका रही है या एएफआर की रही है, उसमें कई सारी चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपनी जांच एजेंसियों के प्रति जवाबदेह होती है, और यहाँ की जनता जो है वो सब कुछ खुले रूप में जानना चाहती है, स्पेशली जब मामला भ्रष्टाचार का होता है। और मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना, वो पर्सनल फायदे को लेकर अपने राजनेताओं के बहुत सजग रहते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब ये जो बजट मंत्री का जो था, इसमें हमारे यहाँ के कुछ लाख रुपयों का एक अकाउंट था जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, और उस पर मतलब जनता उनसे बेहद नाराज दिखाई दी, और उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर क्वेश्चन किया कि ये बेशक कुछ लाख की बात हो, जब हम एक छुट्टी लेते हैं, एक काम करने वाला व्यक्ति जब एक बीमारी से संबंधित छुट्टी लेता है तो उस पर इतना कंट्रोल होता है कि एक इंस्पेक्टर आपके घर में चेक करने आ सकता है कि आप सच में बीमार हैं या आपने यूं ही छुट्टी ले ली है, जो कि सरकार आपको पे कर रही है। तो जब इतना हम कंट्रोल रखते हैं सरकार के पैसे पर, तो उस व्यक्ति पर को क्यों छूट दी जाए कुछ लाख रुपयों, कुछ हजार यूरो के लिए, कि जो कि हमारा बजट मिनिस्टर है, उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसको बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है कि भारत में जनता भी ज्यादा उम्मीद नहीं करती है ट्रांसपेरेंसी को लेकर, और अब एक्जेक्टली मेरा जो इस मामले में टोटल एनालिसिस जो है वो एक जानने ना जानने की जरूरत जो है वो भारत में पूरी तरह से साफ दिखाई देती है। बिल्कुल। उस पर ना तो हमारा मीडिया, तो हम जानते ही हैं किस तरीके से काम कर रहा है, और इसके अलावा जो जनता की प्यास है इन मामलों को जानने की, वो ज्यादा नहीं है उनको, लेकिन वो किस तरीके से उन पर अफेक्ट कर रही है। जो करोड़ों रुपया दूसरों को दिया जा रहा है, वो आपके हॉस्पिटल्स का है, वो आपके स्कूलों का है, वो भुखमरी से मरने वाले बच्चों का है, जो पैसा इस तरीके से उड़ाया जा रहा है। आप ये मान के चलिए कि ये पैसा आप दे रहे हैं जो हॉस्पिटल्स में देते हैं, या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जो महंगे स्कूल्स को दे रहे हैं, वो यहाँ की जनता तो नहीं देती है इस तरीके से, एक स्पेसिफिक वर्ग देता है। आम आदमी यहाँ का अपने स्कूलों के लिए पैसा नहीं देता है, वो सरकार देती है उनकी। यहाँ हॉस्पिटल आप बिना इलाज के मरते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सबके लिए एक है। पर हम अगली चर्चा अलग से करेंगे निहारिका, कि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था और यहाँ का इलाज और वहाँ की पढ़ाई, ये वाकई एक बड़ा दिलचस्प मामला है, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को, भारतीयों को जानना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए, इतना रिसर्च करने के लिए आर्टिकल 19 की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कि आपने पूरे मनोयोग से 3-4 दिन खर्च करके इतना रिसर्च किया। आपने बाकायदा सब्सक्राइब किया मीडिया पार्ट को, और भी वेबसाइट्स देखी, ली मॉन्ड का इतिहास खंगाला, और भारत के संदर्भ में उसको हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, और मुझे विश्वास है कि हम बहुत सारे मुद्दों पर वहाँ के समाज और यहाँ के समाज, यहाँ की राजनीति और वहाँ की राजनीति पर बात कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में। हाँ बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि ये एक जरूरी समय है
जब हमें इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि बिल्कुल हमारा पैसा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम ये सुविधाएं अपनी जनता को नहीं दे सकते, हमारी सरकारें नहीं दे सकती। हमारी सरकार, बल्कि अगले चुनाव का मुद्दा ही यही होना चाहिए कि कौन सा नेता आपको क्या दिलवा सकता है। और ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है, जिसके लिए हमें जनता को सचेत करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया निहारिका, आर्टिकल 19 को वक्त देने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया नवीन।